बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इस्माइल कासिम और आप देख रहे हैं हरफे राज और या मकबूल जान के साथ। 29 नवंबर 2022 बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेट है और जैसे जैसे ये डेट करीब आती जा रही है बहुत से सवालात हैं जो कि मंजर यहाँ पर आते नज़र आ रहे हैं। स्पेकुलेशंस की जा रही हैं डिफरेंट हलकों की जानिब से और हर कोई एक अपनी थ्योरी पेश कर रहा है। क्या एक्सटेंशन मिलने जा रही है, नहीं होगी एक्सटेंशन, नया आर्मी चीफ कौन होगा, उसकी तैनाती में कौन सा किरदार होगा या कौन से अवामिल होंगे जो कि अपना किरदार निभाएंगे, इसी के ऊपर डिबेट करते हैं। और माजी को भी देखते हैं कि जब पास्ट के अंदर जितनी भी तैनातियाँ हुई हैं उनमें कौन कौन से फैक्टर्स थे जिनको इम्पोर्टेंस दी गई। और ये सब मुझे बताएं, हिस्ट्री को अगर हम देखें तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जब तैनाती की जाती है तो कौन से अवामिल हैं जो कि अपना किरदार उसमें निभाते आपको नज़र आते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस वक्त पाकिस्तान बन रहा था तो सबसे पहले जो था उसका इशू जो फ़ौज का, ये कायद-ए-आज़म के सामने डिस्कस हुआ, पेश हुआ। पाकिस्तान और इंडिया में फ़ौज तकसीम नहीं होना चाहती थी। वो समझते थे कि जैसे एक ताज बरतानिया चल रहा है और 1935 के एक्ट के तहत पाकिस्तान ने गवर्न करना है तो हम भी तकसीम हो जाएं। और एक बहुत बड़ी कैंपेन चलाई गई कि अगर पाकिस्तान और इंडिया में आर्मी तकसीम कर दी गई तो इंडिया जो है ये टोटल स्टोन एज में वापस चला जाएगा, मुग़लों से भी बुरा हाल हो जाएगा, हमने लॉ एंड ऑर्डर संभाल के रखा हुआ है, हालात बहुत ख़राब हो जाएँ। तो मुसलमान ऑफिसर्स जिनमें जनरल अयूब भी शामिल था, उसको तो मेजर होते थे कि क्या होते थे, तो उन्होंने एक बंदा था जनरल क्रेपिया, उसको कायद-ए-आज़म के पास भेजा कि कायद-ए-आज़म साहब से दरख्वास्त की जाए कि आप आर्मी को ना तकसीम करें। ये बहुत बड़ा अदारा है जिसको अंग्रेज़ ने बड़ी मेहनत से बनाया है और ये आज से नहीं बना, 1757 की प्लासी जंग से चला आ रहा है। तो इसको ना बनाए, यूनिट्स थी, सारा कुछ, बनारस की यूनिट थी, बंगाल की यूनिट्स थी, मैसूर की बाद में बन गई, फिर आगे बनते बनते बारी, फिर 1857 में तो एक मुकम्मल किस्म की आर्मी जो है वो बन गई उस माने। लेकिन कायद-ए-आज़म ने जो 2 या 3 मुलाकातें हुई हैं जिनमें मुसलमान अफसर सारे जाते थे, तो कायद-ए-आज़म ने कहा कि अगर आप इसकी आर्मी को ब्रिटिश आर्मी में तकसीम नहीं करेंगे तो मैं पाकिस्तान में हल्फ नहीं लूँगा एज अ गवर्नर जनरल। तो ये बहुत बड़ा स्टेप था और एक पॉपुलर लीडर की तरफ से जब स्टेप आ जाए तो फिर वो पीछे हट गए। और उसके बाद हुआ ये कि जनरल सर फ्रैंक वॉल्टर जो था, ये इसने 15 अगस्त 1947 को पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ का हलफ उठाया और उसके बाद ये तकरीबन ये रहा है 179 डेज़ के करीब जो था। तो ये उसके बाद ये 10 फरवरी 1948 को ये चले गए। उसके बाद जनरल डगलस डेविड ग्रेसी जो था वो उस रैंक में, इसको कहते हैं, इनको ये बेसिकली बड़े फुल जनरल नहीं थे, एक्टिंग फुल जनरल थे, इनको उन्होंने लगा दिया। ये 1948 में आए थे। इनकी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी वो कि 11 फरवरी को जब कश्मीर का महाज खुला था तो कहते हैं कि जनरल ग्रेसी को कायद-ए-आज़म ने कहा था कि आप जाके वहाँ पर मुजाहिदीन की मदद करें, कि जनरल ग्रेसी ने इनकार किया था कि मैं तो 1935 इंडिया एक्ट के तहत मैं गवर्नर होता। उसके बाद पाकिस्तान की तारीख में बहुत बड़ा मोड़ आता है। कायद-ए-आज़म इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं और लियाकत अली ख़ान वज़ीर आज़म बन जाते हैं। तो लियाकत अली ख़ान को 7 सितंबर 1949 एक नाम था मिर्ज़ा अबुल हसन अस्फ़हानी, ये हैं, ये जो ख़ातून है ना उसकी बीवी हुसैन अक्कानी, इसके वालिद, ठीक, ये बंगाल के अंदर सेटल है और ये बेसिकली बरतानिया के बहुत बड़े एजेंट थे। रिचमंड में उनकी ज़मीनें हुआ करती थी और इनको उन्होंने बंगाल में सेटल किया था, पहले बम्बई में सेटल किया, फिर बंगाल में सेटल किया था। ये इतने ज़्यादा बरतानिया वाले इनके वफ़ादार थे कि जब बांग्लादेश बना है 1971 में तो सबसे ज़्यादा इनका कारोबार प्रोटेक्ट किया गया था, इनको कोई किसी ने कुछ नहीं कहा। इन्होंने ख़त लिखा लियाकत अली ख़ान को कि आपने बड़ा अच्छा किया कि आपने रूस की दावत कबूल नहीं की और इससे उधर रूस दावत कबूल कर ली है, रूस की दावत कबूल कर ली है। अब अमरीकी हमारे पीछे पीछे घूमते हैं, वो कहते हैं हम तो इंडिया के साथ वैसे तल्लुकात बना रहे थे, आप हमारे पास आएँ, हमारे साथ तल्लुकात रखें और आइंदा अगर दावत आपको आए तो कबूल कर लीजिए। तो 10 दिसंबर 1949 को उनको जो है ये दावा मिला है और इन्होंने उसको कबूल कर लिया और कहा कि हम जाएंगे। साथ ही एक दरख्वास्त भी थी कि हम गरीब लोग हैं, जहाज़ हमारे पास कोई नहीं है, तो अमेरिका के सदर में जहाज़ भी भेजें। तो अमेरिका के सदर ने अपना जहाज़ भेजा और 3 मई 1950 को ये थे, इन्होंने वहाँ पर गए अपना अमेरिका के उस जहाज़ में, ये और बेगम राना लियाकत अली ख़ान। और 26 मई को उनका बुनियादी दौरा ख़त्म हो गया, लेकिन उन्होंने कहा हम कुछ दिन और रह लें अमेरिका। तो उनका रह लें। जब वो रहने के बाद उन्होंने कहा अच्छा हम कनाडा हो आएँ, उनका कनाडा भी हो।
फिर क्या रास्ते में बरतानिया में रुक जाए, अगर बरतानिया में जहाज़ मिला हुआ चल सैर सुरह करते हुए ये वापस आए। लेकिन इस दौरान अमेरिका ने एक बहुत बड़ा काम किया। अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर तमाम मुसलमान ऑफिसर्स जो थे उनकी एक बाकायदा रिपोर्ट बनाई, जो कि अब अमेरिका की उसमें मिल जाती है। और उनमें एक अमेरिकन नेवी की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी वो अयूब खान के बारे में थी कि एक 6 फुट 2 इंच का आदमी है और बहुत ज़बरदस्त अंग्रेज़ों की तरह रहता है, अमरीकियों को बहुत मोहब्बत करता है, सारे काम खुद करता है, बहुत बड़ा होल्ड है। तो ये बंदा जो है इसको अगर बना दिया जाए आर्मी चीफ तो फिर उसको ये हमारा वफादार हो जाएगा। तो लियाकत सुना यह जाता है कि लियाकत अली खान के दौरे जब ख़त्म हुआ है तो वापसी पर पहुँचे, 2.5 महीने दौरा रहा था 3 में, वापस जब पहुँचे हैं तो उन्हें आते ही जो 10-15 दिन के अंदर पहला काम किया कि अयूब खान मेजर जनरल होते थे, उनको 6 सितंबर 1950 में उनको ऐलान कर दिया गया कि हम जनाब आप जो हैं आपको आइंदा हम जनरल ग्रेसी के बाद आप आर्मी चीफ होंगे। और 3 दिन के बाद ही 2 दिन के बाद बल्कि 6 सितंबर को 8 सितंबर को उनको फॉरेन लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट कर दिया गया। और 6 या 7 महीने तक 16 जनवरी को उनको फुल जनरल बनाया गया और 17 जनवरी को उनको आर्मी चीफ बना दिया गया। ये बने हैं 1951 में, ये आर्मी चीफ बने हैं 17 जनवरी को अयूब खान साहब ये पहले। उसके बाद ये 51, 52, 53, 4, 5 ये फिर इनको एक्सटेंशन इन्होंने लेना शुरू किया और ये पूरा दौर था, ये पॉलिटिकल दौर था। इस दौरान एक लेवल ये आ गया था कि ये वज़ीर दफ़ा भी बना दिए गए। सिकंदर मिर्ज़ा की इस ब्यूरोक्रेसी, सिकंदर मिर्ज़ा भी बेसिकली आर्मी से आया था, वो मेजर था जब वो डिप्टी कमिश्नर पेशावर था। और बड़ा मशहूर कंट्रोवर्सी के वाक़यात हैं कि उसने जमाल घोटा पिलाकर तमाम जो थे सर्ख पोशों का जुलूस लाया ख़त्म किया था। बहुत जैसे कहते हैं ना ख़ास जो ऐसे होते थे वफादार डिप्टी कमिश्नर, तो उधर से आर्मी में भी तरक्की लेता था और डिप्टी कमिश्नर में भी तरक्की लेता था। यहाँ भी सेक्रेटरी लग गया था, फेडरल सेक्रेटरी, और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट बन गया था और वहाँ भी मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा बन गया था। तो आखिरी जब एक्सटेंशन का टाइम आया इसका अयूब खान का, तो ये अक्सर अपनी दास्तों में लिखता है कि मैं चाहता था कि एक बहुत बड़ा बेहतरीन निज़ाम बनाया जाए, बेसिक डेमोक्रेसी हो, ये हो, फला हो, सारा कुछ किया जाए। तो इसने एक फ़ाइल जो थी सिकंदर मिर्ज़ा को कहा कि यार तुमने मुझे बना तो दिया है लेकिन अब भी एक्सटेंशन भी करो, असल ताकत तो आर्मी होती। तो उसकी फ़ाइल जो थी वो सिकंदर मिर्ज़ा ने अपने पास रखी हुई थी और वो कहता है कि मुझे कहता है गोलियाँ कराता था कि बात करेंगे, ये करेंगे। सिकंदर मिर्ज़ा उसको फ़िरोज़ खान नून को कहता था कि नून साहब क्या मसला है, देख लेंगे ना, ये फैसला सियासतदानों को सोच समझ के करना चाहिए। तो अयूब खान लिखता है, बल्कि उसके साथ प्रताप गौर ने भी लिखा है कि एक दफ़ा फ़िरोज़ खान नून साहब जो थे वो कराची से, अयूब खान कराची आया तो उसने फ़िरोज़ खान नून से सलाम किया और कहा कि सर कभी हमारे जगह भी आए हैं, पिंडी में इतनी दूर पड़े हुए हैं, दारुल हुकूमत से दूर है, तशरीफ़ तो लाएँ। तो फ़िरोज़ खान नून चूँकि उसका इलाका नज़दीक था, ये जो क्या नाम है बलवाल का इलाका, तो उसने कहा चलो चलते हैं। वो चला गया तो कहता मैंने बड़ी रिसेप्शन दी, 36 गोले को सलामी और रेड कारपेट और खाने और ये वो, और वहाँ पर उसने कहा सर हमारी एक छोटी सी फ़ाइल है तो वो तो निकाल दें। तो 2 साल के लिए एक्सटेंशन की फ़ाइल गई हुई थी, तो फ़िरोज़ खान नून ने 4 साल की एक्सटेंशन दी थी। और 4 साल की एक्सटेंशन के बाद फ़िरोज़ खान नून का इक़्तिदार जो था सिर्फ 3 हफ्ते के बाद ख़त्म हो गया और मुल्क में मार्शल लॉ लग गया। और 1958 को अयूब खान ने मार्शल लॉ लगा दिया और अपने सबसे अहम तरीन कॉन्फिडेंट जो था जनरल मूसा को उन्होंने ये इसका एक इक़्तिदार दे दिया, इस तकरीबन समाई किस्म का, लेकिन बुनियादी तौर पर वो चलाते रहे उसको अपनी उसके टेन्योर को 1962 के उसके भी बाकी चीज़ें। जनरल मूसा जब आया है ये 27 अक्टूबर 1958 को साथ उसको एक सेमी सौदा क्रिएट किया गया था, लेकिन था वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और ये खुद फील्ड मार्शल बन गए थे। तो वो 1965 की जंग तक उसमें रहे। बाद आर्मी के लोग कहते भी ये हैं कि उसको इसलिए चुना गया था कि ना वो पंजाबी था, ना वो पठान था, ना कोई और था, हज़ारा ट्राइब से था। और हज़ारा ट्राइब जो है बिल्कुल एक न्यूट्रल सा ट्राइब होता है, पेशावर वहाँ रहने वाला। और दूसरा ये था कि नॉन सेंडर्स था, मतलब वो स्पाई से आगे बना हुआ था, जवान टू जनरल्स की, तो उसकी वो क्लाउट नहीं बनता था कि अयूब खान का तख्ता उलट दे। लेकिन यानी वो तबसरे हैं, अब आर्मी के उस तरह का तख्ता उलटने का रिवाज ना कभी रहा है ना हमारी आर्मी के अंदर होता है। 66 में वो उसको उन्होंने उसकी अमीर मोहम्मद खान से कुछ नाराज़गी हुई, उसने जनरल मूसा को जो था वो वहाँ पर लगा दिया, उसमें अपना गवर्नर लगा दिया पंजाब का। और जनरल याहिया उसका बड़ा ख़ास कॉन्फिडेंट था, उसको लगाया गया। लेकिन कुतुबुद्दीन शाह के मुताबिक याहिया खान उस वक़्त से इस एक बनाया हुआ था कि मैंने यहाँ पर इक़्तिदार लेना है।
तो उस दौरान फिर 1969 के अंदर अयूब खान के खिलाफ जब मूवमेंट शुरू हुई है तो इतनी ज़्यादा मूवमेंट तेज़ हो गई कि लोग अयूब खान के लिए सर्वाइव करना मसला हो गया। तो उसने एक तकरीर तैयार की और तकरीर तैयार करने के बाद आइन के मुताबिक उसको स्पीकर को अपना ओहदा दे के जाना चाहिए था, सदर पाकिस्तान का। लेकिन वो सब लिखते हैं कि याह्या खान ने आके कहते हैं दरवाज़ा खोला, अयूब जो था रिकॉर्ड कराने लगा था तकरीर अपनी, तो उसने एक 3 सफ़े का कागज़ पकड़ा, उसने कहा हाँ लोगों के सामने तुम पॉपुलर बनने की कोशिश करते, पकड़ो ये 3 सफ़े का वो और ये तकरीर करो, ख़बरदार। एक तरफ आगे भी और एक तरफ पीछे भी किया। वो कहते हैं कि उसने पकड़ा, उसका कागज़ पकड़ा और कागज़ पकड़ के उसकी तकरीर रिकॉर्ड करके वो किया और अयूब खान को वहाँ से दफ्तर से बाहर कर दिया। उसके बाद याह्या खान तशरीफ़ लाए। याह्या खान साहब जो हैं ये 18 सितंबर 1966 को बने हुए थे, लेकिन ये 5 साल 93 डेज रहे हैं ये भी। और ये फिर 20 दिसंबर 1979 को इनसे जिस तरह इक़्तिदार लिया गया, आप इसका तो सोच ही नहीं सकते कि मुल्क टूट गया था। और हालत ये थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बुलाया गया था और चंद आर्मी अफसर जो थे उन्होंने इसको घेरा डाला हुआ था। और घेरा डालने के बाद याह्या खान साहब से कहा गया था कि वो आएगा एज चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, वो इख्तियार लेगा, आपसे तो हल्फ लेगा। और उसके बाद याह्या खान साहब जो हैं जिस कस्म पुर्सी में मरे हैं, आप उसका सोच नहीं सकते। आज में तो उसके वे लाहौर में यहाँ पड़े होते थे, हिल जुल नहीं सकते थे, ऐसी की बीमारी से हो गई थी और वो यहाँ से चले गए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो आमद का दौर था, उन्होंने आते ही बेशुमार जनरल निकाल दिए थे। जनरल मिठा भी, फलाना पता, जनरल अब्दुल हमीद होता था मुझे, और एक निस्बतन एक जूनियर जनरल था जनरल गुल हसन, उसको लगा दिया था। लेकिन भुट्टो की 20 दिसंबर 1971 को गुल हसन को लगाया था, लेकिन सिर्फ 2-3 महीने के बाद ही अजीब व गरीब इख्तलाफात पैदा हुए। और जो वाक़या मिलता है बड़ा अजीब व गरीब है कि जनरल गुल हसन जो थे वो रावलपिंडी से अपना लाहौर से कोयटा से लाहौर, तो एक साइड पर गुलाम उस वक्त खर को बैठा हुआ था, दूसरी साइड पे दूसरे बैठे हुए थे और दोनों ने उनको सैंडविच बनाया हुआ था और वो पिस्तौल के ज़ोर से उनसे इस्तीफ़ा लिया गया। और फिर उसके बाद उनकी जगह सबसे अहम तरीन पीपल पार्टी का कॉन्फिडेंट जनरल टिक्का खान को लगाया गया। जनरल टिक्का खान वो है कि जिसको बंगाल का बुचर कहा जाता है और बाद में भुट्टो ने उससे काम लिया था उसमें ईस्ट अपना बलूचिस्तान में, वहाँ भी उसको बलूचिस्तान का कसाई कहा जाता है। तो वो 3 मार्च 1972 में उसको लगाया गया और उसने 1976 में वो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता था। वो चाहता था आर्मी के अंदर एक रिवाज हो। उसने एक शख्स था जनरल अकबर ख़ान, उसकी रिकमेंडेशन की कि इसको आप लगाएं। अभी चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका हुआ था लेकिन फिर भी चाहता, लेकिन भुट्टो साहब ने कहा कि नहीं, मुझे इसकी उसमें से आर्मी के अंदर से बू आती है कि ये करते। भुट्टो ने बहुत उसके ऊपर रिजेंट किया। भुट्टो ने जिस सिविल सर्विस को तबाह की थी वो आर्मी को भी चाहता था ये किया जाए। तो उसने 6ठे नंबर पे ज़िया उल हक को ख़ास तौर पर चुना। वो एक अनएज्यूमिंग सा आदमी है, ख्वाहिशात कोई नहीं है, कुरान शरीफ पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, मुअद्दब किस्म की शख्स है। उसको 1 मार्च 1976 को उन्होंने लगाया। 1 मार्च को लगाया। 1 साल के बाद इलेक्शन आए और उस 1 साल के बाद आगे फिर ज़िया उल हक जो है ऐसा बैठा कि तकरीबन 12 साल 169 दिन उस वक़्त गया जब 17 अगस्त 1988 को उसका जो तैयारा जो है वो चला। अगला जो आर्मी चीफ है, क्योंकि ज़ाहिर बात है हालात वो है अपना मिर्ज़ा असलम बेग साहब, वो अपने कुछ ज़्यादा अरसे 2 साल तकरीबन 2 साल और 364 दिन तकरीबन पौने 1 साल कम 300 वो चले गए और वो नहीं चाहते थे। उसकी भी एक वजह है, वो बुनियादी तौर पर सियासत में आना चाहते थे और उन्होंने फ्रेंड्स बनाई भी थी और मैं अच्छी तरह उनसे मुलाकात करते थे, बहुत आते थे, बड़े दुनिया में घूमते थे, समझते थे कि शायद बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन उनकी पॉलिटिकल एम्बिशंस काम नहीं कर सकी। बहरहाल वो आर्मी का तमगा शमगा लेके तो उसके बाद चले गए। जनरल असलम बेग की भी बड़ी कहानियाँ हैं कि वो जो जब के ज़माने में जो उस जा रहा था, केस गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो कहते हैं मैंने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि इनको इलेक्शन ना कराओ आगे आने वाले, और बेनज़ीर को वो लेके आए थे और फिर उसके बाद खुद भी कहा था कि बेनज़ीर से हम तंग आ गए थे। एनीहाउ फिर आसिफ नवाज़ आते हैं। आसिफ नवाज़ की वो कंट्रोवर्सी है कि ये हार्ट अटैक से मरे थे, लेकिन इनके बारे में एक कंट्रोवर्सी बिल्ट हो गई थी कि उनको शायद जहर दिया गया है। और ग़ुलाम साक़ खान ने ख़ास तौर पर अपनी तकरीर में कहा था कि एक बेवा मेरे पास आई थी और उसकी बेवा की मुझे आहें आज भी याद हैं और ये नवाज शरीफ को जो मैंने हटाया है उसके हम उसको देखेंगे कि ट्रायल होता है कि नहीं। लेकिन बहरहाल आसिफ नवाज़ साहब के बारे में एक थी कि समझते थे कि ये जो सूरत हाल बन रही है इसमें नवाज शरीफ साहब जो ठीक नहीं जा रहे। 16 अगस्त 1991 से 93 ये तकरीबन 1 साल 145 दिन अपनी तभी मौत जो है वो मरे। लेकिन इनके बाद
बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी, क्योंकि उस वक्त तक प्रेसिडेंट को इख्तियार हासिल था को दिया जाए, नवाज शरीफ किसी और को लगाना चाहता था, मामला खासे उलझे हुए थे। इन मामला के अंदर कोयटा से जनरल अब्दुल वहीद काकड़ जो है वो उसको आए थे, और जनरल वहीद काकड़ जो थे उस वक्त जब उनको नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आते ही उन्होंने टॉपल हुई है, और इसी की बुनियाद पे आपको याद है कि काकड़ फार्मूला आया था, जिसमें गुलाम इसहाक भी गया था और जिसमें वो भी गया था, और उसके बाद काकड़ फार्मूला के बाद काकड़ सब हर जगह कहते पड़ते। मुझे कोयटा में एक शहर में खाना था, तो उसमें वो आर्मी चीफ बन गए थे, तो उन्होंने कहा कि बेनज़ीर आ रही है, हमें पता है, नज़र आ रहा है बेनज़ीर। तो उन्होंने आपको कैसे नज़र आया? तो उन्होंने कहा हमारी नज़रें बहुत दूर देखती होती हैं। तो वो एक उनके आने से ये हुआ। उसके बाद जो अगला जो आर्मी चीफ था वो थे जनरल जहांगीर करामत। इनके बारे में इसके बाद से अब नवाज शरीफ ने अपना जब इख्तियार इस्तेमाल करना शुरू किया है, तो पहला इख्तियार उन्होंने इस्तेमाल किया था जनरल जहांगीर करामत का, और उनको उन्होंने उससे इस्तीफ़ा लिया था। और ये वो ब्लो था जिस ब्लो के बाद पाकिस्तान की आर्मी और नवाज शरीफ के इख्तिलाफ़ात शुरू हुए हैं, और उसके बाद नवाज शरीफ ने अगला इख्तियार फिर इस्तेमाल करने की कोशिश की, और उनकी जगह उन्होंने किसको लगाना चाहा था? जनरल परवेज़ मुशर्रफ को लगाना चाहा था। और उसके बाद उसकी भी एक कहानी है कि मंगला से मुलाकातें होती थी, क्या होता था। लेकिन जनरल परवेज़ मुशर्रफ के 3 साल के बाद फिर उन्होंने उसको जब अपना इसको 6 नवंबर 1998, तो तकरीबन 1 साल के अंदर ही अंदर जो रिफ्ट बनी है, तो इनको शिफ्ट करके वो एक और साहब को लगाना चाहते थे, और वो थे हमारे वही ख्वाजा साहब, क्या नाम था उनका, जो ISI के चीफ थे। और वो ISI के चीफ जो थे, क्या नाम था उसका, जनरल भट्ट साहब जो थे, उनको लगाना चाह, वो लगा भी दिया था। और वो जो आर्मी के अंदर वो जो TV के अंदर चला है, वो जो उनके वो लगाए गए, और एक मेजर साहब से लंबे से कद के वो भी साथ थे, एक ब्रिगेडियर जावेद थे, उन्होंने लगाया। फिर ये आर्मी वहाँ से निकल के TV से निकल के वज़ीर आज़म पहुँचे, इनका तुम वो चेल लो, संभाल लो, तुम वहाँ का कोर कमांडर। लेकिन उनको इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया गया, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ श्रीलंका से अहकाम दे चुके हुए थे कि जनरल अजीज़ कहाँ पर होगा और जनरल उस्मानी कहाँ पर होगा। और वो इतना बड़ा एक रिफ्ट बना कि मुशर्रफ साहब जो थे फिर 9 साल 53 दिन रहे। उसके बाद फिर मुशर्रफ साहब जो थे वो बिल्कुल जाते नहीं थे, मुशर्रफ साहब वर्दी नहीं उतारते थे। मुशर्रफ साहब की वर्दी उतारने जो है हमने नहीं उतारी। पाकिस्तान में किसी को जरूरत नहीं थी कि मुशर्रफ साहब की वर्दी उतरती। बेसिकली अमेरिकन चाहते थे कि एक सॉफ्ट किस्म की रिप्लेसमेंट हो जाए। मुशर्रफ नहीं चाहता था किसी तौर पर भी कि बेनज़ीर के साथ NRO हो या किसी और के साथ। चोई शुजात अपनी किताब में बड़े तफसील से इस बात को लिखती है। तो कॉन्डोलीज़ा राइस और इन लोगों ने कहा था कि अगर आपने क्यू लीग को दोबारा जिताने की कोशिश की तो अमेरिकन जो है सिलेक्शन को नहीं मानेंगे। आप खुद देखें कि वहाँ पर हो रही थी बहुत बड़ी आपस में जैसे मिसाक़े जमहूरियत, और कियानी जो थे ये अमेरिकन कॉन्फिडेंटे थे, और ये ISI के चीफ थे, ये वहाँ पर साइन कर रहे थे NRO के ऊपर, और ये नेगोशिएशंस कर रहे थे। तो मुशर्रफ की वर्दी जिन्होंने उतारी है और कियानी को जो लेके आए हैं वो लोग और ही थे, और वही एक्सटेंशनें जो करवाते रहे वो लोग जिन्होंने अमेरिकन नेवी की रिपोर्ट लिखी थी, तो वो वहाँ आए थे। उसके बाद एक ही जनरल हैं वो आर्मी चीफ बने थे, और उन्होंने 3 साल 0 डेज़ पूरे किए हैं। उसकी एक बुनियादी वजह थी कि उनको एक इंतहाई शानदार ल्यूक्रेटिव किस्म की अपॉइंटमेंट मिली थी, कई करोड़ रुपया उनकी तनख्वाह थी, और वो वहाँ जाना ज़्यादा पसंद करते थे, इसलिए जनरल राहिल शरीफ। उसके बाद से कमर जावेद बाजवा साहब तशरीफ़ लाए हैं, और अब ये कंट्रोवर्सी जो बड़ा कहा जा रहा है कि ये, तो एक बात तो ये है आइन की किताब। क्या इस आइन की किताब के मतलब अकेला वज़ीर आज़म ने बैठ के कभी कोई इस तरह का फ़ैसला किया है? नहीं किया। कभी किसी ने ख़ास तौर पे अमेरिकन से, बाकी लोगों से कंसल्टेशंस के बगैर फैसला किया? नहीं किया। पब्लिक इन्फ्लुएंस, इसी आप देखें जब एक्सटेंशन मिली है तो कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, और सारी एक्सटेंशन के ऊपर सारे चले गए थे वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट। और उस एक्सटेंशन में कमाल की बात यह है कि पाकिस्तान में वज़ीर आज़म को मिलते हैं 272 वोट, और आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को मिलते हैं पूरे 400 वोट। तो ये है हमारी कहानी। अच्छा, और ये सब 3 चीज़ें सारी जो आपने माजी बताया, इसके अंदर 3 बातें जो कि मुझे मेरे माइंड के अंदर अड़की और मैं चाहता हूँ मैं आपसे पूछूं। नंबर 1, आपने कहा अयूब खान का जब अमेरिका ने उनको लाना था तो उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए एक ऐसा बंदा होगा जो हमारे लिए वफादार हो जाए। यहाँ से आगाज ना सिर्फ अयूब खान बल्कि एक पूरा पैराफर्नेलिया बना था। सिकंदर मिर्ज़ा था, उसने अपने बेटे की शादी अमेरिकन सफ़ीर की बेटी जोसेफिन से करवी, और उसके अपने नाहिद सिकंदर मिर्ज़ा की शादी भुट्टो ने की, उसकी सहेली की शादी भुट्टो से हुई। एक क्लैन बना था।
वो पूरा पूरा clan था। तैयार था। अकेला आर्मी चीफ नहीं, सब कुछ ठीक है, आर्मी चीफ लेकिन उसके अंदर शामिल था, ताकत उसकी। अब्दुल वहीद काकड़ साहब का आपने एक अभी बयान ये दिया कि उन्होंने कहा था कि बेनज़ीर भुट्टो जो होंगे वजीर आजम लग जाएगी, और उन्होंने कहा कि हम बहुत दूर तक देख लेते हैं। नंबर 2 ये मैं आपको बताऊं, ये ताज़ा हिस्ट्री हमारी ये है कि गुज़श्ता जो 20-25 साल में जितने भी इलेक्शन हुए हैं, आप किसी भी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के बंदे को बुला लें, वो आपको बता देंगे हमने पहले सोच लिया था, इस दफ़ा इसको लाना है, इस दफ़ा इसको लाना है, इस दफ़ा इसको लाना है। अभी भी आज भी जो तब्दीली आई है शहबाज शरीफ साहब को, वो सारे ये कहते हैं हमसे वादा किया गया था कि इमरान खान का पर्चा बंद कर दिया गया। तो फिर हमारा आर्टिकल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा आइन है, उसका जो आर्टिकल 243 है, उसकी शिक नंबर 3 जो कहती है कि जो प्रेसिडेंट है उसने तैनात करना है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को और दीगर जो तैनात किया प्राइम मिनिस्टर की रेगुलेशंस के ऊपर या उनकी रिकमेंडेशंस के ऊपर, तो वो किधर गया? फिर मेरा सवाल तो वहाँ पे आ गया कि ये सिविलियन इदारों की कोई हम बड़े कमाल के लोग हैं। कुरान पाक हम जुज़दान में रखते हैं, चूमते हैं, अमल नहीं करते। आइन भी हमको जुज़दान में रखते हैं, चूमते हैं, अमल नहीं करते। लेकिन ये तो बड़ी एक नहीं, हम तो कुरान से ऊपर तो नहीं दर्जा ऊपर नहीं जा सकते, वो एक अलग डिबेट है, वो मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा, मैं आइन के ऊपर आ रहा हूँ। कुरान वाली बात तो बिल्कुल ठीक है आपकी, हम अमल नहीं करते एंड नहीं होता वही है, नज़र वही आता है कि आपने आइन पे अमल किया, वज़ीर आज़म ही लिखेगा झूठ है यानी लेकिन उसको ये कभी नहीं हो सकता कि एक वज़ीर आज़म आंखें बंद करके जैसे उन्होंने ISI के चीफ को जब वहीद थे ना, उनको लगाया था उनको लगाया था, तो लगा के देख लें, आज लगा के देख लें अपनी मर्जी से, आज लगा के देख लें इग्नोर करके। देखिए ना, रूल्स ऑफ बिजनेस क्या कहते हैं? रूल्स ऑफ बिजनेस ये कहते हैं कि सेक्रेटरी डिफेंस जो है वो 3 या 4 नाम भेजेगा, जाते रहते हैं। लेकिन मसला सर ये है कि एक तल्ख तारीख है हमारी, और वो है, और इमरान खान को भी रियलाइज हो गया है कि तल्ख तारीख है। इस तल्ख तारीख पे अगर हम गुफ्तगू करने देते हैं तो हमें तो वो भी नहीं करने दी। नहीं, वो हो नहीं सकती। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जो है बेसिकली एक सिक्योरिटी स्टेट है बड़े अरसे से, तवील अरसे से, और ये सिक्योरिटी स्टेट आज से नहीं बहुत पहले से चली आ रही है। असल मसला यह है कि अदारा जो है वो एक यूनिटी बन चुकी हुई है। मैं आपको बताऊँ ये पाकिस्तान में अदारे क्या करते हैं। पाकिस्तान में 3 अदारे हैं, मैं फाइनल गुफ्तगू कर रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम आपके पास कम है। पाकिस्तान में एक आर्म फोर्सेस का अदारा है, वो अपने लिए खड़े होता है और खड़े होकर उसके बाद उसका तहफ़्फ़ुज़ करता है और बताता है कि मैं खड़ा हो गया। पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी एक अदारा है, उसके साथ आप छेड़छाड़ करें वो खामोश हो जाता है, लेकिन उसका इंतकाम बहुत बुरा होता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की लाश उस इंतकाम से निकलती, इस तरह उसको फेल किया था, कितना बड़ा लीडर फेल हो गया। पाकिस्तान की अदलिया एक अदारा है, पाकिस्तान की अदलिया का किसी न किसी तरीके से कुछ करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान की अदलिया के अंदर एक मुकम्मल तौर पर आपके बारे में एक फीलिंग ज़रूर बनती है। जो भी आप कह लें, इंसान हैं, फरिश्ते वहाँ नहीं बैठे हुए, जिब्रील अलैहिस्सलाम जो हैं वो चीफ जस्टिस नहीं बनते होते, उनके अंदर एक रॉ बनती है कि हमारे साथ ये किया गया। आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर जिस वक्त नुसरत उसके बेनज़ीर भुट्टो की पहली पेशी 90 में हो रही थी, कौन सा वकील था कि जिसने जाके वो एजाज निसार जो था उसकी अदालत के अंदर जाकर डंडे नहीं लेके गए थे और उसने बेनज़ीर को जैसे निकाला गया था, फिर जिस तरह अपने नवाज शरीफ के साथ हुआ, फिर नवाज शरीफ के साथ जैसे जजों ने किया, ये सारे अदारे जो हैं इनके अंदर एक जज्बा मोहब्बत और जज्बा इंतकाम मौजूद है, और ये इंसानी सरिश्ता है। आई थिंक दैट्स अबाउट इट। इसके अलावा और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि अगर ये क्वेश्चंस होते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें किसी अदारे से लेके हमें उनसे कोई इख्तलाफात हो सकते हैं, हम उन पर सवालात भी कर सकते हैं, तनकीद भी जायज़ जितनी बनती है आप कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो हमारे अपने लोग हैं, हमारे अपने इदारे हैं। और जब बात आती है उबुलवतनी की, नेशनैलिटी की, नेशनलिज्म की, तो इनसे बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं है। वो हमेशा से फोर फ्रंट पे रहे हैं, हमारी जितनी भी मसाइल हैं उनके सामने रहे हैं, और वो हमारे साथ खड़े हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। दिस इज़ मी इस्माइल कासिम साइनिंग आउट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।